आज समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स कैसे रिलेटेड रहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर कैसे रिलेटेड रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी चीजें आज हम क्यूमुलेटिवली देख लेंगे इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के इससे हमें इस वीडियो के बाद समझ में आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों करा जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरा करने में मुश्किलें क्या आती हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कई बार क्यों नहीं हो पाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्जैक्टली मतलब होता है, तो कॉर्पोरेट और गवर्नेंस, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज और गवर्नेंस होता है कंपनीज को चलाने का तरीका, किस तरीके से कंपनी को चलाया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रूल्स, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रोसेसेस जिसके तरीके से, जिनको फॉलो करके कंपनीज को तरीके से चलाया जाता है, कंपनी को डायरेक्ट कंट्रोल करा जाता है, उसे क्या उन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये डिफाइन करता है कि रिलेशनशिप कैसी रहेगी बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में, शेयर होल्डर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सबसे ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी किसी भी कंपनी के अंदर होती है टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब होता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये बोर्ड से भी ऊपर रहते हैं। बोर्ड में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं और फाइनली रिस्पॉन्सिबल ये लोग रहते हैं। इसमें प्रमोटर्स आते हैं और कुछ स्पेसिफिक लोग आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कि कंपनी की सारी चीजों को देखते हैं। उनके नीचे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नीचे आते हैं मैनेजर्स, उनके नीचे आते हैं एम्प्लॉइज, अलग अलग लेवल के। तो इन सब के बीच में तालमेल अच्छा बन के रखना चाहिए। तो वो तालमेल किस तरीके से बना रहा है और अच्छा कैसे रहा है, उसके रूल्स प्रैक्टिसेस प्रोसेस सब जो डिफाइन करके रखते हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर होता है। इसकी वजह से हमारा एम क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ऑपरेशन के अंदर ला सके। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम क्यों करते हैं, इन कारणों की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करते हैं। अगली चीज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स कैसे रिलेटेड है। बिजनेस एथिक्स में क्या आता है कि हमारी रिलायबिलिटी क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, हमारी रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करनी है, किस तरह से हमारे बिजनेस को रिस्पॉन्सिबली करें, ट्रस्ट के साथ करें, मोरालिटी के साथ करें। हम ऐसी कोई चीज ना करें जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज का नुकसान हो। हमने उनसे काम करा लिया लेकिन उनको पैसे नहीं दिए, ऐसी कोई हरकत हम ना करें। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए, हम कोई ऐसे ड्रग्स को यूज करें अपने बिजनेस के अंदर, ऐसी कोई गलत प्रैक्टिस को यूज करें जिसकी वजह से कस्टमर का नुकसान हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वायलेट हो रही हो, जिसकी वजह से सोसाइटी का नुकसान हो। ऐसी जब हम चीजों को अवॉइड करते हैं तो हम कहते हैं कि बिजनेस एथिकली रन हो रहा है। तो बिजनेस एथिक्स को रियलिटी में लेकर आने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को यूज करा जाता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जिससे बिजनेस एथिक्स को एक्चुअली अप्लाई करा जाता है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इंश्योर करता है कि जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है वो पूरी हो रही है और पावर का मिसयूज नहीं हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स है वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ये प्रमोट करता है मोरल कंडक्ट को, इंटीग्रिटी को, कंप्लायंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंस क्या मतलब होता है कि जो लॉ बोलता है कि आपको ये चीजें करनी है उसको आप एक्चुअली में पूरा करते हो। लॉ अगर आपको बोल रहा है कि आपको रिपोर्ट देनी है, आप उसको असल में फाइल कर रहे हो, उसमें अगर कोई कम ज्यादा चीजें हो रही है उसको आप ठीक भी कर रहे हो। सारा कंप्लायंस, सारा इंटीग्रिटी के साथ सारा मोरल कंडक्ट आप कर रहे हो, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू एक्चुअली में हो पाता है। अगली चीज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते क्यों हैं, क्या हम पाना चाहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके हम ये चाहते हैं कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाए, जो बोर्ड है अपना ओवरसाइट सही तरीके से कर सके, जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी के हिसाब से ही हो, कंट्रोल इन्वायरमेंट कर सके, कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या किस तरह से असर पड़ रहा है, वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमें पता चल जाता है। हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से हो रही है, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम करते हैं तो शेयर होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट हमको करना है, हमें जो डिस्क्लोजर हो रहा है कि जो हमारी प्रॉफिट है, जो हमारा सेल्स है, वो सब हम सही तरीके से बता सके, सही तरीके से डिस्क्लोज कर सकें। प्रिवेंट करना फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट को, इंप्रूव करना कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस को, एनहांस करना इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को, और इंश्योर करना कि जो भी लीगल और एथिकल कंप्लायंसेस की हमारे पर रेगुलेशंस हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है कि हम जो चीज़ों को कंप्लाई करें उसको एक्चुअली में कंप्लाई कर रहे हैं। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो सारे लोग रहते हैं, कंपनी, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो सभी सेटिस्फाइड रहे, उन सब किसी का भी हम इंटरेस्ट को वायलेट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगला होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों करते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। उससे क्या होता है कि हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं कंपनी की, इससे हमारा एक्सेस टू कैपिटल अच्छा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रही है उसको लोन आसानी से मिलेंगे, इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि जो कंपनी है अच्छी तरीके से रन हो रही है, ये कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इससे आपकी बिजनेस भी कम हो जाती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता चल जाता है कि डिसीजन मेकिंग का फिल्टर क्या है, आपकी नीतिमत्ता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, वो डिसाइड हो जाती है। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो, उसकी वैल्यूज आपने डिफाइन करके रखी है तो इससे आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बन जाती है, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग रन तक चलती रहती है। तो क्यों हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं, उसके क्या फायदे हैं कि हम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी रहे, जो मैनेजर्स हैं वो शेयर होल्डर्स की तरफ अकाउंटेबल रहे, शेयर होल्डर्स से सवाल पूछ सके और मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, वो कोई भी चीज नहीं कर सकते जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हो। रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करता है रिस्क फ्रॉड, इंप्रूव करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स और बिल्डिंग द रेपुटेशन को। अगर हम अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं तो इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना इंपॉर्टेंट रहता है। की प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, सबसे पहली बात होती है ट्रांसपेरेंसी, फिर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें, ये सारे प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब हम करते हैं तो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहली होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है कि जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको हम सही टाइम पर डिस्क्लोज करते हैं, सारे शेयर होल्डर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को हम वो इन्फॉर्मेशन टाइम पर बता दें। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो मैनेजर होता है वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आंसरेबल रहता है। जैसे कि जब सत्यम है वो माइडस के साथ अपना मर्जर करने की कोशिश कर रहा था, शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट करा कि ये कंपनी आपसे रिलेटेड नहीं है, इसका मर्जर करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कर पाया, आखिरकार सत्यम का जो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था वो सामने आया। इस तरह से अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की डिसाइड होती है। फिर फेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको इक्वली ट्रीट करो, उनको अलग अलग ट्रीट ना करो, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है उसको पहले शेयर्स बेच दोगे, उसको कम प्राइस पर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए और जो भी आपका कंडक्ट हो रहा है आपको रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करना है, लॉफुली और एथिकली आपको कंडक्ट काम करना है अपना। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ लोग ऐसे रहने चाहिए जो कि बोर्ड, जो कंपनी का पार्टनर है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहने चाहिए, जो बाहर से कंपनी को देखे और जो भी गलती हो रही है उसको रिपोर्ट कर सके किसी अथॉरिटी को, अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या हुए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, फेयरनेस सही तरीके से रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबली आपको काम करना और इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए। फिर क्या क्या एलिमेंट्स मैकेनिज्म रहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो कौन कौन से एलिमेंट हुए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहते हैं, कंपनी में 3 लेवल रहते हैं, एक टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में सारे एम्प्लॉइज रहते हैं, मिडिल लेवल में अलग अलग मैनेजर्स और हेड्स रहते हैं और टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे फैसले लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, सारी चीजें वो देखते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल में एथिकल गवर्नेंस हो रहा है, एक्चुअल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा सोचा वैसे एक्चुअल में हो पा रहा है। अगले होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये वो डायरेक्टर्स रहते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट रहते हैं लेकिन कंपनी का पार्ट ये लोग नहीं रहते, इनको बाहर से ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियल जजमेंट लाते हैं। अगर जो बंदा कंपनी में इन्वॉल्व है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट जाए। अगर हो सकता है कि एडवर्सिटी भी आ रही हो, गलत चीज भी हो रही है, तो वो कंपनी को संभालने के लिए इन्वॉल्व है, वो कंपनी से रिलेटेड, कभी कंपनी को
डूबते हुए नहीं देख सकता, उसकी वजह से वो बायस है कंपनी की तरफ, वो सही जो पिक्चर है वो सामने रखेगा ही नहीं। इसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लाया जाता है कि फ्रॉड ना हो, कोई ऐसी चीज जो कि जरूरी है डिस्क्लोज करना उसको भी डिस्क्लोज करा जा सके, और माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन से रहते हैं, जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कैप्चर कर लिया या उसको एक्वायर कर लिया, तो उसने उस कंपनी के 50% से ऊपर जैसी शेयर एक्वायर करे तो हम बोल देते हैं कि उसने उसको दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। मान लो 60% शेयर से उसने एक्वायर कर दिया, तो जो 40% बचे होते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो उनके भी कुछ राइट्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। अगली होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कौन सी होती है, उसकी क्या लिमिट रहती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, इंश्योर करती है एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओवरसी करती है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स को। तो ऑडिट कमेटी क्या होती है, देखो ऑडिट कमेटी कौन सी होती है, कमेटी रहती है जिस डायरेक्टर्स की, जो कि फेडरल लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि आपको इसको बनाना पड़ेगा ताकि आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप सही तरह से कर सको, और ऑडिटर के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन रखना है वो आप डिसाइड कर सको। मतलब ये कमेटी क्या करती है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उनका रिटायरमेंट, उनका रिक्रूटमेंट, सारी चीजें देखती है, और ऑडिट किस तरह से कंडक्ट हो रहा है वो देखती है। ऑडिट कमेटी किनको बनानी पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को बनानी पड़ती है, और खासकर उन कंपनीज को जो कि अपने शेयर्स को लिस्ट करती है किसी भी स्टॉक मार्केट में। क्यों, क्योंकि अगर आप शेयर्स को लिस्ट कर रहे हो किसी शेयर मार्केट में तो पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑडिट कमेटी को बनाया जाता है। कि हो सकता है ऑडिटर को आप खरीद लो लेकिन पूरी ऑडिट कमेटी को तो आप नहीं खरीद पाओगे, इसके लिए फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं उस वजह से। फिर होती है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, जो भी कंपनीज एक्ट ने बोला है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है वो आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, और जब आप वो करते हो तो रिस्क जो होती है वो कम हो जाती है गलत चीज होने की, आपकी पॉलिसी परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब रहता है, ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोसीजर्स जो कंपनी अपने अंदर खुद से बनाती है ताकि फ्रॉड ना हो सके, गलतियां ना हो सके। जैसे कि क्वार्टरली इन्वेंटरी का काउंट करना, जितनी भी टोटल आपके पास इन्वेंटरी उसको आप गिन के रख लो, रिटर्न्स को टाइम पे फाइल करो, मैंडेटरी चेकिंग करो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। जैसे कि जो गोल्ड का काम करती है, रिंग्स बनाती है, गोल्ड की ज्वेलरी बनाती है, तो वहाँ पे जो कपड़े रहते हैं वो भी अलग से दिए जाते हैं उनको, जब वो जाते हैं तो वो कपड़ों को वापस रख लिया जाता है। और क्योंकि जो धूल को, जब आप गोल्ड को वो करते हो, फाइल करते हो, तो उसका जो डस्ट उठता है ना वो कपड़ों पर आ जाता है, उसकी भी एक वैल्यू रहती है। तो इस तरीके से इन एंड आउट करते हैं, मैंडेटरी चेकिंग करो, सारी जो इन्वेंटरी उसको काउंट करके रखो। ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितने अच्छे रहेंगे उतना आपके अंदर फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगली चीज होती है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रोल क्या करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स रहते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब वो इंसान रहता है जो या तो अफेक्ट करता है या अफेक्ट होता है किसी भी एक चीज से। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हुए, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ऑडिटर्स, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज, सोसाइटी। तो हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको अपना काम करना पड़ेगा कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही तरीके से कर सके। शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा कि उसके पास वोटिंग राइट रहते हैं, उसको मैनेजमेंट को मॉनिटर करना है कि मैनेजमेंट कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है कि स्ट्रेटजी कंट्रोल रखना है और सुपरवाइज करना है कि सारी चीजें सही से हो रही कि नहीं हो रही। मैनेजमेंट को क्या करना है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस उनको देख रखना है। जो ऑडिटर होता है उसको इंटरनल वेरिफिकेशन मतलब ऑडिट सही तरीके से करना है, सारे जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से उसको ऑडिट करके रखना है। फिर रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको एनफोर्समेंट ऑफ लॉ देखना है, और एम्प्लॉयज सोसाइटी है उनको देखना है कि एथिकल बिजनेस कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिजनेस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है एथिकली। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में किस तरीके से होता है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर एक्ट के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू चलता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेनली दो एक्ट से इन्फ्लुएंस होता है, पहला होता है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा होता है सेबी रेगुलेशन 2015। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसने क्या दिया हुआ है, रोबस्ट फ्रेमवर्क दिया हुआ है इंडिया के अंदर कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल मैनेजमेंट आएगा। ये वही प्रिंसिपल है जो हमने ऊपर देखे। ये प्रोवाइड करता है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम कितनी विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ऑडिट कमेटी आपको बनानी है, अगर आप एक लिमिट के ऊपर हो तो सीएसआर आपको करना पड़ेगा, डायरेक्टली एमिंग के आपकी बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और ओवरऑल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो सके। और जो सेबी का हमने बात करा, एलओडीआर मतलब सेबी का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो भी कंपनीज शेयर मार्केट में ट्रेड करती हैं जिसमें पब्लिक का मनी इन्वॉल्व रहता है उनको सेबी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, उनको सही तरीके से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उनको सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करके रखनी पड़ेगी ताकि किसी के साथ भी धोखा ना हो सके जब कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि प्रोविजन क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनाना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी की लिमिट जस्ट अभी देखेंगे। विसिल ब्लोअर के मैकेनिज्म, विसिल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, विसिल ब्लोइंग का मतलब होता है कि जैसे कोई गलती हो रही है तो एम्प्लॉई ने अगर कोई चीज बता दी, सिटी मार्केट बता दी रेगुलेटर को, गवर्नमेंट की एजेंसी को कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो आप फिर उस बंदे को प्रोटेक्शन मिल जाती है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसकी आप जॉब नहीं ले सकते, उसकी सैलरी आप कट नहीं कर सकते, उसको हरास नहीं कर सकते। विसिल ब्लोइंग के भी मैकेनिज्म्स कंपनीज एक्ट के थ्रू आए। बोर्ड पे वैल्यूएशन और एक कोड ऑफ कंडक्ट का बना दीजिए कि किसी भी काम को किस तरीके से करना है, क्या एथिक्स उसके अंदर काम में होनी चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो सके बिजनेस के अंदर। अब ऑडिट कमेटी हम बार-बार देख रहे हैं, तो ऑडिट कमेटी किस कंपनी को बनानी पड़ती है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज को बनानी पड़ती है। एक होती है जो लिस्टेड कंपनी रहती है, लिस्टेड कंपनी मतलब जो कि शेयर मार्केट में जिनकी कोई भी शेयर या सिक्योरिटी लिस्टेड है, ट्रेड हो रही है, तो उनको तो ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, उसमें रिस्क नहीं ली जा सकती। दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी जिनका कोई शेयर या कोई किसी भी तरह की सिक्योरिटी किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ऐसी कंपनी जिनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर मतलब जो टोटल सेल्स है एक पिछले साल की वो 100 करोड़ से ज्यादा है, और उनकी आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एनी टाइम का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने लोन लिया और फिर वापस दे दिया, लेकिन किसी भी एक टाइम पे 50 करोड़ के ऊपर अगर टोटल हो गया था तो फिर हम बोलेंगे कि इनको भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो फिर उनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। फिर सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सीएसआर का क्या मतलब होता है कि जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज रहती हैं, उनको अपने एवरेज प्रॉफिट का 2% एक्सपेंडिचर सोसाइटी की तरफ करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक लिस्ट निकालती है कि आप इन एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लीन गंगा में आप कर सकते हो, स्कूल बनाने में आप कर सकते हो, हॉस्पिटल बनाने में आप पैसा लगा सकते हो, बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आप पैसा लगा सकते हो। तो कहाँ आप सीएसआर करते हो, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कैसे रिलेटेड है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है बिजनेस को सही तरीके से चलाने का तरीका, एथिकली काम करने का तरीका, और सीएसआर क्या होता है, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरह से होगा, कहाँ पर होगा और कितना होगा। तो सीएसआर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू ही होता है। सीएसआर का खर्चा किस तरीके से हो, जो पैसा आप निकाल रहे हो उसको ऑपरेशन किस तरीके से करोगे, वो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पता चलता है कि आपके लिए कौन सी वैल्यू जरूरी है। अगली चीज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाती है आपकी, कंपनी जो है उसकी इमेज अच्छी हो जाती है। कंपनी की इमेज जब लोगों में अच्छी हो जाती है तो जो एम्प्लॉइज हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो आपका ओवरऑल मार्केट है उसमें कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोग
ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इन्वेस्टर्स में पैसा लगाने के लिए खुश होते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, आपको कम मेहनत करके आपको लोन मिल जाते हैं। इसकी वजह से फ्रॉड और करप्शन कम होता है, उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल मार्केट अच्छी तरीके से काम कर सकता है और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा काम करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल भी हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? एक कारण है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनको हमने इतनी पावर दी है, जिनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, अगर वो सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाए, जो भी रिकॉर्ड जो असल में हो रहा है वो उसको दिखा नहीं पाए लोगों के सामने, अकाउंटिंग फ्रॉड होते रहे, पुअर मैनेजमेंट रिस्क रही, बोर्ड ओवरसाइट नहीं कर पाए, उनका ओवरसाइट वीक रहा, जो नजर उनको रखना है, जो उन्होंने स्ट्रेटजी बना दी लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, वो उसको देख नहीं पा रहे, वो उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल कर जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल कर जाएगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली बात लिमिटेशन क्या हुई? कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि अगर आप बड़ी कंपनी हो तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लिस्टिंग के रूल बता दिए कि अगर आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर रहे हो किसी भी शेयर मार्केट में तो आपको सभी गाइडलाइन को फॉलो करना है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं, उसमें टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करनी पड़ती है, और ये जो सारी चीजें हैं ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, धंधे से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा बर्डन है, तो उसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, फॉर्मल कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैनेजमेंट पे रेजिस्टेंस आ जाता है, कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वीक एनफोर्समेंट सिस्टम्स अगर आपके रहते हैं तो लिमिटेड इफेक्टिवनेस रहती है आपकी काम करने के लिए। ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारे चैलेंजेस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत जरूरी है एथिकल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सक्सेस के लिए किसी भी बिजनेस के। लेकिन एक बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है, कितना कंट्रोल रहेगा, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कितना कंट्रोल कर रहे हो, कितना कंप्लायंस कर रहे हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितनी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो, वो और फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि आप बिजनेस की ग्रोथ पर भी फोकस कर सको, क्योंकि बिजनेस आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने के आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि आपका कंट्रोल भी रहे, बिजनेस के ऊपर कुछ गलत ना होता रहे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। अगर अच्छा गवर्नेंस आपके पास है तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, आपके स्टेक होल्डर जो है वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे और आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट वाले नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। एक बात और, ये लेगेसी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स ऑलरेडी डल चुके हैं। अगर आपको ये जो नोट्स हैं ये चाहिए पढ़ने के लिए तो आप इनको ले सकते हो और पढ़ सकते हो। दिस इज इट।